एवरीवन, मैं हूं कुमार संजय सर। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने आज के सेशन में। और आज के सेशन में काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो है वो होने वाला है। जैसा आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सिंपल, कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड। इसका लेक्चर नंबर 1 है। इसमें सबसे पहले हम लोग आज डिस्कस करेंगे सिंपल सेंटेंस, फिर उसके बाद कॉम्प्लेक्स एंड देन वी विल मूव अहेड टुवर्ड्स कंपाउंड सेंटेंस। जैसा कि हम और आप सबको पता है कि यहाँ से हमारे एग्जाम में 2 से 4 प्रश्न आते ही आते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो प्रश्न सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो है आपका कॉम्प्लेक्स। और हमसे पूछी जाती हैं, जो हमें ऑप्शन दिए गए होते हैं तो पूछा जाता है कि इनमें कौन सा एग्जाम्पल पास है, कौन सा एडजेक्टिव है, फिर कौन सा एडवर्ब का। ठीक है, तो हम लोग बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे और मोस्टली इसके 3 या 4 लेक्चर आप अच्छी तरीके से उनको देखिएगा और आपको एक एक चीज़ बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग सिंपल सेंटेंस। ठीक है जी, साथ में कॉपी पे लेकर के बैठ जाइए। सिंपल सेंटेंस। अब देखिए बेसिकली सिंपल सेंटेंस क्या होता है उसको आप समझिए। वैसे तो सभी जानते हैं कि देखिए सिंपल सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है, बेसिकली एक प्रेडिकेट होता है और एक आप में ही इंडिपेंडेंट होता है। इसमें किसी के ऊपर डिपेंडेंट होने की नीड नहीं होती। तो सिंपल सेंटेंस होगा इसमें आपको ध्यान रखना है, एक होती है आपकी फाइनाइट वर्ब। ठीक है, एक होती है आपकी फाइनाइट वर्ब। अब आपके समझ में ये नहीं आ रहा होगा कि सर जी फाइनाइट वर्ब क्या होती, तो इसको समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा नॉन फाइनाइट वर्ब। ठीक है, क्योंकि इसका क्लोज रिलेशन है। तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। अब बेसिकली जो आपकी नॉन फाइनाइट वर्ब होती है वो 3 तरीके से हो सकती है। या तो वो होगा आपका इन्फिनेटिव, चलिए इसका कलर चेंज कर देते हैं, रेड कर येलो कर देते हैं तब आपको साफ दिखेगा। हाँ, एक होता है इन्फिनेटिव और एक होता है आपका पार्टिसिपल और एक आपका होता है जेरेंड। ठीक है, अब आपको ये ध्यान रखना है कि नॉन फाइनाइट में इन्फिनेटिव आता है, पार्टिसिपल आता है और जेरेंड आता है। ठीक है ना, आपको क्या समझना है, फाइनाइट वर्ब का मतलब क्या होएगा, केवल आपको ध्यान रखना है जो मेन वर्ब होती है, मेन वर्ब होगी। कहने का मतलब जब आप इन्फिनेटिव पढ़ेंगे, इन्फिनेटिव का मतलब क्या होता है, टू और प्लस मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगी हो, फर्स्ट फॉर्म। जैसे हमने यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए लिख दिया टू रीड। ठीक है, अब अगर ये लिखा है तो फिर ये फाइनाइट वर्ब नहीं होगी, ये इसे हम नॉन फाइनाइट वर्ब में मानेंगे। पार्टिसिपल क्या होता है तो हम आपको यहाँ पर समझा दे रहे हैं, यहीं लिख दे रहे हैं। पार्टिसिपल क्या होता है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होएगी और प्लस उसमें क्या लगा होगा, आईएनजी। जैसे हमने लिख दिया से और प्लस इसमें ऐड कर दिया आईएनजी, तो अभी क्या हो जाएगा, सेइंग। क्या हो जाएगा, सेइंग। अब ऐसे ही जेरेंड होता है, ध्यान देते रहिएगा। जेरेंड में भी क्या होता है, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगी होगी, फर्स्ट फॉर्म, और प्लस उसमें क्या ऐड होगा, आईएनजी। ठीक है, ध्यान देते रहना। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा से प्लस आईएनजी, तो अब ये क्या हो जाएगा, सेइंग हो जाएगा। ध्यान देते रहना अभी। अब एक बात आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पर भी बताया कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है, तो सेम एग्जांपल दिया, सेइंग यहाँ भी लिखा है। वहाँ जेरेंड में भी मैंने बताया कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है, तो मैंने यहाँ पर से लिख दिया, इसमें आईएनजी लिख दिया और हो गया सेइंग। तो सेइंग यहाँ पर भी है। अब प्रश्न ये उठता है कि हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये पार्टिसिपल है या फिर जेरेंड है। तो ऑब्वियसली आपको ध्यान क्या रखना है, जहाँ पर भी जेरेंड होगा उसका हिंदी में अर्थ निकलता है ना, नी, ने। ये हम सभी जानते हैं। और पार्टिसिपल में क्या होगा, कर, करते हुए, कर, ये सब उसमें आएगा। लेकिन हम लोग अभी और बेहतरीन तरीके से जब हम लोग सिंपल सेंटेंस को बनाना सीखेंगे वहाँ पर हम देखेंगे। तो अभी क्या समझ में आना है, जैसे एक अगर इन्फिनेटिव सेंटेंस में दिया है या पार्टिसिपल दिया है या जेरेंड दिया है, तो वो हमेशा किस में काउंट होगा, नॉन फाइनाइट वर्ब में। ठीक है जी, वो फाइनाइट वर्ब नहीं होगी। इनके अलावा जो भी होती है मेन वर्ब, उसे हम बोलेंगे फाइनाइट वर्ब। एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे मैंने बोला, यहाँ एग्जाम्पल लिख दे रहा हूँ, आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा, फिर आगे बढ़ेंगे। जैसे हमने कहा अब्यूजिंग मोहन, ठीक है, रैन अवे। अब मान लो ये सेंटेंस लिखा हुआ है और हमसे ये पूछा जा रहा है कि फाइनाइट वर्ब क्या है। तो यहाँ पर देखो, अब्यूज माने हम होता है गाली देना होता है। ठीक है ना, तो वैसे अगर केवल अब्यूज की बात करेंगे तो ये फाइनाइट वर्ब में आएगी, लेकिन इसमें आईएनजी लगा है
और इसका मतलब यहाँ पर हो रहा है कर करते हुए, यानी कि अब्यूजिंग मोहन रैन अवे, यानी कि मोहन गाली देकर भाग गया। ठीक है ना, तो ये तो हमारा होगा नहीं क्योंकि ये हो जाएगा नॉन फाइनाइट, क्योंकि ये है पार्टिसिपल। और जब पार्टिसिपल है तो फिर वो क्या हो जाएगा, वो नॉन फाइनाइट वर्ब में काउंट होगा। तो इसमें वर्ब कौन सी बची, रैन। रैन क्या हो जाएगी, ये हमारी फाइनाइट वर्ब हो जाएगी। आई होप अभी तक आपको समझ में आई होगी। तो क्या बात ध्यान रखनी है, जो भी सिंपल सेंटेंस होगा उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही फाइनाइट वर्ब होगी। ठीक है ना। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर देखेंगे कि कैसे सिंपल सेंटेंस को कितने तरीके से हम लोग बना सकते हैं। तो हम लोग यहाँ देखेंगे कि सिंपल सेंटेंस को कितने तरीके से बना सकते हैं, अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो नंबर 1 हम यहाँ पर मेंशन कर दे रहे हैं, देखो पार्टिसिपल के द्वारा। अभी हम लोग पार्टिसिपल पर आएंगे, ठीक है, ध्यान रखना। नंबर 2 पे इन्फिनेटिव के द्वारा। नंबर 3 बाय यूजिंग प्रेपोजिशन। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। नंबर 4 पे नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। और नंबर 5 पे एडवर्बियल फ्रेज। ठीक है, इतने जो है मेनली हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। चलिए भाई, तो यहाँ लिखा ना बाय यूजिंग प्रेपोजिशन विद नाउन और जेंडर। अब आपको क्या ध्यान देना है, पेपर में एग्जांपल दिया गया होगा और आपसे पूछा जा रहा होगा कि ये सिंपल है, कॉम्प्लेक्स है, कंपाउंड है। तो आपको ये इतने तरीके में बता रहा हूँ, अगर इनमें से कोई भी तरीके से सेंटेंस बना हुआ है तो आप समझ लीजिएगा वो क्या होगा, आपका सिंपल सेंटेंस होगा। सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं पार्टिसिपल का। ठीक है, कहाँ से शुरू कर रहे हैं, पार्टिसिपल। अब आपको बताएंगे कि पार्टिसिपल से कैसे बनाते हैं, यहाँ देखेंगे। अब देखिए पार्टिसिपल में भी 3 प्रकार से होते हैं, यहाँ पर देखते हैं। पार्टिसिपल के कितने प्रकार हम लोग पढ़ने वाले हैं, 3। नंबर 1 पर आपका होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है। नंबर 2 पे आपका पास्ट पार्टिसिपल। और नंबर 3 पे आपका होता है परफेक्ट पार्टिसिपल। अब ये 3 तरीके हैं पार्टिसिपल के, आपको ध्यान देना है। इनमें से कोई भी यूज है तो आप समझ लेना पार्टिसिपल के थ्रू हुआ है। अब यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब क्या है, तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ प्रेजेंट पार्टिसिपल, यहाँ समझ रहा हूँ आपको। प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब क्या किया कि मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगी हो, फर्स्ट फॉर्म लगी हो और प्लस उसमें आईएनजी लगा हुआ होगा। जैसे मैंने किया ना भाई, राइटिंग सीधे लिख दे रहा हूँ बस, राइटिंग। ठीक है, ये क्या पार्टिसिपल है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। जैसे आपने देखा होगा फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म लिखी होती है, उसके बाद जो चौथा लिखा होता है वो हमेशा प्रेजेंट पार्टिसिपल में होता है। आपने ग्रामर की बुक में देखा होगा जहाँ पर वो क्या दिया है। अब हम यहाँ पर लिखते हैं पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल का मतलब क्या किया जी, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए। ठीक है ना, ये आपको समझ लो। और ये एडजेक्टिव का काम करता है। पार्टिसिपल किसका काम करेगा, यहाँ ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ, एडजेक्टिव का काम करेगा। ठीक है, मैंने थर्ड फॉर्म समझ ही रहे हैं आप। उसके बाद में आपका परफेक्ट पार्टिसिपल। अब एक एक करके आपको समझा दूंगा अभी आगे, बस अभी संरचना बता रहा हूँ। परफेक्ट पार्टिसिपल में आप क्या देखेंगे, देखो इसमें आपको ध्यान रखना, सबसे पहले लगा होगा हैविंग और प्लस मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आनी चाहिए, थर्ड फॉर्म आएगी। ठीक है, ये अब आपको एक चीज़ समझनी है। देखो प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या बताता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होगा कि इसमें 2 काम आपको दिखाए जाएंगे। तो एक काम पूर्णतः समाप्त नहीं हो पाएगा, तुरंत दूसरा शुरू हो जाएगा। यानी कि पहले वाले का रिलेशन दूसरे वाले एक्शन के साथ में होगा। जब एक काम पूरी तरीके से समाप्त ना हो पाए, तुरंत दूसरा शुरू हो जाए,
दोनों कामों के बीच में गैप ना हो तो वहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। ठीक है, परफेक्ट पार्टिसिपल में क्या होता है, पहला हो गया उसके बाद कोई दूसरा काम शुरू हुआ तो वहाँ पर पार्टिसिपल करते हैं। और मैंने आपको बताया पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है कि भी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। ठीक, यहाँ तक आई होप आपको बात समझ में आई होगी। अब हम लोग देखो यहाँ पर करके आपको दिखाते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। यहाँ आप देखिए, प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, अब हम लोग सेंटेंस को ऐड करेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल के थ्रू। यहाँ देखते हैं, पहला एग्जाम्पल लेते हैं और सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, जैसे हमने बोला द बेल रैंग, द स्टूडेंट लेफ्ट द क्लास, लेफ्ट द क्लास। अब ये सेंटेंस हमारे सामने लिखा हुआ है और इसे हमें सिंपल में कन्वर्ट करना है। तो आपको ध्यान क्या देना है, देखो इधर क्या बोला है, द बेल रैंग, घंटी बजी और स्टूडेंट ने क्या करा, क्लास छोड़ दिया। मतलब कि पहले वाले का रिलेशन दूसरे वाले के साथ में है। जैसे ही घंटी बजी होगी वैसे ही बच्चों ने क्या कर दिया होगा, क्लास छोड़ दिया होगा। तो अब आपको क्या करना है, मैंने आपको बताया जब हम सिंपल सेंटेंस को मतलब बनाएंगे तो उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही फाइनाइट वर्ब होनी चाहिए, वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा। तो अब हम क्या करना है, अब हम इसे बनाएंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल से। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या कहता है कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आपको ऐड करनी है। देखो अगर रैंग लिखा है तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, रिंगिंग द बेल। ठीक है, और क्या हुआ, द स्टूडेंट लेफ्ट द क्लास, लेफ्ट द क्लास। अब यहाँ समझो, देखो ये मैंने बना दिया प्रेजेंट पार्टिसिपल। यहाँ आप देख रहे हैं रिंगिंग द बेल, ठीक है, घंटी बजते ही या बजते हुए ही। ठीक है, बच्चों ने क्या कर दिया भैया जी, क्लास छोड़ दिया। तो अब ये जो है रिंगिंग लिखा है ये आपका क्या हो गया, पार्टिसिपल हो गया। पार्टिसिपल यानी कि कौन सी वर्ब हो गई, ये हो गई आपकी नॉन फाइनाइट वर्ब। ठीक है, नॉन फाइनाइट वर्ब। और मेन वर्ब कौन सी हो गई आपकी, फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब कौन सी हो गई, लेफ्ट, क्योंकि ये एकदम निश्चित वर्ब। ठीक है, हर सेंटेंस में एक वर्ब मेन होती ही होती है, तो ये मेन वर्ब यहाँ पर है। आई होप आपको बात समझ में होगी। प्रेजेंट पार्टिसिपल के थ्रू मैंने आपको एग्जाम्पल बताया। ठीक है, चाहे तो उसको नोट कर लीजिए। अगला आप एग्जाम्पल बताते हैं, देखो इसमें भी यहाँ देखते हैं एग्जाम्पल लिखता हूँ, वही प्रेजेंट पार्टिसिपल के थ्रू ही बनाना है आपको। प्रेजेंट पार्टिसिपल से ही बनाना है। यहाँ लिखते देखो, पीपल सा आ बर्निंग हाउस, ये पहला है। दे रैन टुवर्ड्स द हाउस। अब इसको इसमें बदलना है, बदलना है, और कैसे बदलना है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो आपको क्या ध्यान रखना, जहाँ वर्ब हो पहले वाले सेंटेंस में मोस्टली उसमें हम क्या कर देंगे, आईएनजी लगा दें। तो अभी यहाँ क्या कर देंगे, लिख देंगे सीइंग, सीइंग अ बर्निंग हाउस। अभी एक बात और बता रहे हैं आपको, उसको भी समझ लेना, सीइंग अ बर्निंग हाउस। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख रहे हो एक सब्जेक्ट ये पीपल लिखा हुआ है और एक सब्जेक्ट आपका ए है। जब दोनों सब्जेक्ट एक ही जैसे हों तो पूरी हम एक यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर आप चाहें तो लिख सकते हैं, यहाँ पर दे ले सकते हैं, दोनों सही माना जाएंगे। क्या लिख देना है, मतलब पीपल को रिफर कर रहा है। ठीक है, दे रैन टुवर्ड्स द हाउस। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी प्रेजेंट पार्टिसिपल से हम लोग कैसे बनाते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि एक काम खत्म नहीं हुआ, दूसरा काम तुरंत शुरू होगा। जैसे ही उन लोगों ने क्या किया, एक घर जलते हुए घर को देखा, वो तुरंत ही उसकी तरफ दौड़ पड़े। अब ऐसा तो नहीं होगा कि हाँ भाई ठीक है घर जल जाने दो उसके बाद हम जाएंगे, ऐसा तो नहीं होगा, है ना। तो इसे आप नोट कर सकते हैं। चलिए, तो आई होप आपको बात समझ में आ गई। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब आगे देखेंगे
इसी में देखते हैं पास्ट पार्टिसिपल के थ्रू, यही बता दे रहा है। पास्ट पार्टिसिपल में क्या है, एडजेक्टिव का काम करेगा। देखिए मैं बता दूँ कैसे, जैसे I saw a soldier, बेहतर रहेगा। I saw soldier, ठीक है। He was wounded। अब यहाँ ध्यान देना, ठीक है। आपको पता है कि जो भी एडजेक्टिव होता है वो हमेशा नाउन से पहले ही आता है। तो अभी आपको क्या करना है, जब भी पास्ट पार्टिसिपल हो तो आपको ध्यान इतना रखना है कि जो भी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हो उसे उठा करके आपको कहाँ रख देना, नाउन से पहले रख देना है, और दोनों सेंटेंस एक में जुड़ जाएंगे। तो यहाँ देखेंगे, देखो यहाँ मैंने लिख लिया आई सा। अब यहाँ पर बोला ना कि आई सा अ सोल्जर, मैंने एक सोल्जर को देखा, ही वॉज वॉन्टेड, तो कैसा था, घायल था। तो यहाँ पर वॉन्टेड जो आप देख रहे हैं ये आपका लगा हुआ है पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है। इसको उठा के कहाँ रख देंगे, यहाँ सोल्जर से पहले, हाँ वॉन्टेड सोल्जर, ठीक है, ये बन गया। मतलब मैंने बताया ना कि पास्ट पार्टिसिपल आपका कैसे काम करेगा, एडजेक्टिव ग्रुप में काम करता है, उसे उठा करके आपको बस नाउन से पहले रख देना है, ठीक है। ये आपका हो गया पास्ट पार्टिसिपल से। और ये भी एक किसका तरीका है, तो आप जानते हैं ये किसका तरीका है, सिंपल सेंटेंस बनाने का तरीका है। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। अब आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग देखते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल। देखो ये आप पढ़ चुके हैं, बस केवल फटाफट रिवाइज करा रहे हैं, और हम आपको सीधे मेन पॉइंट पर लेके चलेंगे, जहां पर से आपको कंफ्यूजन हो सकता है उसको हम और भी डीपली समझाएंगे। परफेक्ट पार्टिसिपल। अब परफेक्ट पार्टिसिपल की संरचना हमने कैसे बताई थी, तो आपको ध्यान रखना है, इसमें हम क्या लगाएंगे, हैविंग लगाएंगे, और प्लस मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगा देंगे, थर्ड फॉर्म लगा देंगे, ठीक है। अब यहाँ जैसे हमने बोला, देखो इसमें हमने क्या बताया, जो भी परफेक्ट पार्टिसिपल होगा, परफेक्ट का मतलब आप समझ ही रहे हैं कि कोई भी कार्य पूर्ण हो जाना, तो इसमें एक काम पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा तभी आपका दूसरा कार्य शुरू होगा। मतलब थोड़ा सा पहले कार्य और दूसरे कार्य के बीच में थोड़ा सा गैप होता है। तो यहाँ हम लोग क्या देखेंगे, देखो हमने लिखा द सन रोज, फुल स्टॉप, द फॉग डिसअपियर्ड, द फॉग डिसअपियर्ड। अब यहाँ पर देखो भाई सूरज निकला और कोहरा कैसे हो गया, डिसअपियर्ड हो गया। तो अब ऐसा तो नहीं कि सूरज के निकलते तुरंत गायब हो गया, नहीं, धीरे धीरे, है ना। तो पहले सूरज निकला होगा तब जाकर के फॉग जो है डिसअपियर्ड हुआ होगा। तो अब हम इसको बनाएंगे किस तरीके से बनाते हैं, परफेक्ट पार्टिसिपल से बनाएंगे। तो हम यहाँ पर देखेंगे, देखो यहाँ हमने लिखा हैविंग, और हैविंग लगा है तो मेरे को थर्ड फॉर्म आएगी, तो यहाँ रोज लिखा, यहाँ क्या क्या करना पड़ेगा, हैविंग राइजन द सन, ठीक है, कॉमा लगा दूं और आगे वाला लिख देंगे द फॉग डिसअपियर्ड, ठीक है, ये बन गया। ऐसे भी कर सकते हैं, द सन हैविंग राइजन, ऐसे बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। वैसे ये वाला सही। तो आपको क्या ध्यान देना है, जब एक काम पूरी तरीके से खत्म हो गया होगा तब आपको क्या करना है, परफेक्ट पार्टिसिपल से बनाना है, और बनाते समय हैविंग प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको लगानी है। हालांकि आपके एग्जाम में आपको बनाना नहीं, बस केवल फाइंड आउट करना है। हैविंग लगा है तो आप समझ लीजिएगा, फिर ये सिंपल सेंटेंस में ही आपका काउंट होगा, ठीक है ना। चलिए बेहतर। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर, देखो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं बाय यूजिंग नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। देखो पहले नॉमिनेटिव का मतलब समझ लो। नॉमिनेटिव मतलब कुछ नहीं होता है, सब्जेक्ट होता है, और एब्सोल्यूट का मतलब आप समझ रहे हैं इंडिपेंडेंट। मतलब जो भी सब्जेक्ट होगा उसके ऊपर किसी का भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, चाहे वो प्रेपोजिशन हो चाहे वो फाइनाइट वर्ब हो, वो अपने आप में ही इंडिपेंडेंट होगा, उसमें कोई किसी का कुछ नहीं है।
तो अभी हम इसको आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझा रहे हैं, फिर समझ लीजिए। देखो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का मतलब क्या होगा कि भाई इसमें जो भी सब्जेक्ट दिया गया होगा उसके ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ेगा, ना ही प्रेपोजिशन का, ना ही किसी नाउन का, ठीक है। अब आपको समझना ये है कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट होगा कौन सा। तो याद रखना जो पहले कार्य हो गया है, ठीक है, और उसका जो भी परिणाम है, जो भी परिणाम वाला हिस्सा होगा वही अधिकतर नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में होता है। तो मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बता रहा हूं, चलिए देखते हैं। अब यहां मैंने लिख दिया, देखो द सन रोज, द सन रोज फुल स्टॉप, ठीक है। वी लेफ्ट द बेड। अब ये सेंटेंस लिखा है और इसे हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट से बनाएंगे। पहले बात यहाँ समझ लो, देखो यहाँ लिखा है कि द सन रोज, सूरज निकला होगा, तब इन्होंने क्या किया कि ये बेड छोड़ दिया। बनाने के लिए आप इसे परफेक्ट पार्टिसिपल से बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का मतलब मैंने आप बताया कि इसमें पहला जो कार्य है, जैसे ये वाला कार्य पहले हुआ, अब इसका परिणाम, इसका इम्पैक्ट क्या हुआ कि हम लोगों ने बेड छोड़ दिया। तो जो दूसरा वाला हिस्सा होता है बेसिकली वो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में होगा। इसमें जो भी होगा इस वाले सब, इसके ऊपर जो है कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, बी के ऊपर, बात समझ रहे हैं। पहले वाले हिस्से में जो भी दिया होगा उसको कोई इम्पैक्ट इसके ऊपर नहीं पड़ेगा, उसे ही हम लोग नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट बोलते हैं। तो यहाँ देखो क्या लिख देंगे, इसमें भी आप कर देंगे द सन हैविंग राइजन कॉमा वी लेफ्ट द बेड। अब यहाँ पर आप जो ये वी देख रहे हैं ये बेसिकली यहाँ पर एज अ नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट है, क्योंकि इसके ऊपर यहाँ पर जो आपने यूज़ किया है इसका कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको। अब दूसरी एक चीज़ आप यहाँ पर और समझ लीजिए, देखो जो पहला सेंटेंस होता है और जो दूसरा सेंटेंस होता है, ठीक है, उनमें जो वर्ब्स होती हैं बेसिकली उनके अंदर कैजुअल रिलेशनशिप होता है, मतलब पहला काम होगा तभी दूसरा काम होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ना, देखो ये सूरज निकला होगा तभी आपने क्या किया, आपने जो है बेड छोड़ा। तो यहाँ सूरज का निकलने के साथ संबंध किसका है, आपके बेड छोड़ने से, क्योंकि सूरज निकलेगा तभी आपने बेड छोड़ा होगा, ठीक। तो ये पहला सा जो है कैजुअल रिलेशनशिप बताया गया यहाँ पर है। एक चीज़ हम आपको और यहाँ पर बता दे रहे हैं, उसको भी हम लोग थोड़ा समझ लेंगे, इसको मिटा दे रहे हैं। अगर मान लो ये पैसिव वॉइस में आ गया तो हम कैसे करेंगे, उसको भी बता दे रहे हैं। द ट्रीटी वॉज साइंड, फुल स्टॉप, ठीक। ऑल वर हैप्पी। अब यहाँ पर जैसे देखो ये वॉज लिखा है यहाँ पर, तो आपको ध्यान देना है बेसिकली जब ये हम वॉज लिखा होगा और जब भी हम हैविंग वूविंग का यूज़ कर रहे हैं तो उसके साथ में हमें क्या करना होगा, हैविंग बीन लगाना पड़ेगा। और नहीं तो आप केवल बीइंग भी लगा सकते हैं, ये जो है गलत नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो अगर इस तरीके से लिखा हुआ है तो गलत नहीं माना जाएगा। ऑप्शन में दिया हो तो इसी प्रकार से आपको देखना है। तो इसका क्या हो जाएगा, द ट्रीटी, ठीक है, हैविंग बीन साइंड कॉमा ऑल वर हैप्पी। ध्यान रखना दोनों जब सेंटेंस आप ऐड कर रहे होंगे उनके बीच में यहाँ पर कामा होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो अगर आप एडवर्ब ऐसे कर रहे हैं तो वो गलत माना जाएगा। इसीलिए ऑप्शन को चूज़ करते समय हमें क्या करना, बड़ी ही सावधानी बरतनी है, ठीक है जी, ये बात आपको समझ लेनी है। दूसरा मैंने आपको क्या बताया कि भाई नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में जो है दोनों वर्ब के बीच में कैजुअल रिलेशनशिप होता है,
जब पहले वाले इंसिडेंट होगी उसका रिलेशन उसके साथ में होगा। तो पहले वाला जो परिणाम होता है, मतलब जो भी होता है कार्य, उसका जो रिजल्ट रहता है मोस्टली वही, उसका सब्जेक्ट जो होता है वो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में होता है, मतलब उस दूसरे वाले सब्जेक्ट के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इतना आपको ध्यान रखना, जो भी होगा वो पहले वाले सब्जेक्ट के साथ में ही पड़ेगा बस। लगभग जो है सिमिलरली आपका जो आपने देखा परफेक्ट पार्टिसिपल उसी के जैसा है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बाय यूजिंग इन्फिनेटिव। बाय यूजिंग इन्फिनेटिव, बाय यूजिंग इन्फिनेटिव। अब इन्फिनेटिव का मतलब मैंने आपको बताया था कि भाई इसमें क्या होगा, टू प्लस मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आपको यूज़ करनी है, फर्स्ट फॉर्म। जैसे हमने क्या कर दिया, टू स्पीक, ठीक है, और इसका हिंदी में अर्थ क्या निकलेगा, नानी ने। तो इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। ये भी आपका किसका है, सिंपल सेंटेंस का है। हम आपको वो तरीके बता रहे हैं जिससे आप सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं, या फिर उन्हीं में से जो आपके एग्जाम्पल यहाँ दिए जा रहे हैं, जिस तरीके बताए जा रहे हैं उन्हीं में से कोई ना कोई एक एग्जाम्पल आपके पेपर में दिया गया होगा और आपसे पूछा जा रहा होगा कि इनमें से कौन सा जो है वो सिंपल सेंटेंस का एग्जाम्पल है, ठीक है, या फिर कौन सा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का है। अगर आपने सब पढ़े होंगे बेहतरीन तरीके से, तो आप आसानी से चीज़ों को एलिमिनेट करके और अपना आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ देख रहे हैं, देखो ही वेंट आगरा, पहला सेंटेंस है। ही वांटेड टू सी द ताज। अब हमसे कहा गया है कि मतलब हमें जो है इसको इन्फिनेटिव यूज़ करके बनाना है, ठीक है ना। तो इन्फिनेटिव का मतलब क्या है, जहाँ पर वर्ब हो, पहला वाला सेंटेंस लिखने के बाद जहाँ पर अगली वर्ब हो उससे पहले टू लगा करके पूरा ऐड कर देना है, पीछे का छाप देना है। जैसे देखो यहाँ पर, तो हम लिखेंगे इवेंट टू आगरा, लिख लो यहाँ पर टू आगरा, ठीक है। अब यहाँ हमारे लिख दिया ही वेंट टू आगरा, ठीक। यहाँ भी सब्जेक्ट सेम है और यहाँ भी सेम है। जब सब्जेक्ट सेम होता है तो और आसानी से, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी लिख सकते हैं। तो ही वेंट टू आगरा। अब मैंने आपको क्या बताया, जहाँ पर वर्ब दे रखी हो उसी को उठा करके पहले रख लेना और उससे पहले टू लगाना है। तो ही वांटेड, ही वेंट टू आगरा टू सी द ताज। अब देखो यहाँ पर मैंने इसको इन्फिनेटिव का यूज़ करके बना दिया। इन्फिनेटिव कहाँ पर लगा हुआ है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। ये देखो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है प्लस ये है। बात दिमाग में आ रही नहीं आ रही, चलो देखो इसे आगे देखते हैं फिर। आगे इसको बनाते हैं। देखो एक और आपने पढ़ा होगा एडवर्ब टू, तो उसको हम लोग यूज़ करके बनाते हैं। इन्फिनेटिव का यूज़ कर, इनमें से कोई एग्जांपल दिया हो सकता है आपके एग्जाम में, ध्यान रखना। अब जैसे मैंने लिखा यहाँ पर, आई कैन नॉट बाई आईफोन, ठीक है। आई एम वेरी पुअर। अब ये सेंटेंस लिखा है और हमसे कहा गया इसको सिंपल सेंटेंस बनाओ। मतलब सिंपल सेंटेंस आप किसी भी नियम को लगा करके बना सकते हैं जिसमें आपको कंफर्टेबल लगता हो, जितने तरीके बताए गए हैं, और उन्हीं तरीकों में से आपके एग्जाम में वो वाला ऑप्शन में दिया होगा, आपको क्या करना है, बस फाइंड आउट करना है। तो इसको हम देखते हैं, ठीक है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि आप इसको आगे के पीछे कर सकते हैं, बस आपका सेंटेंस क्लियर कट होना चाहिए। अब हम यहाँ से बनाएंगे, आई एम वेरी पुअर। आपने एडवर्ब टू वाला पढ़ा होगा, जहाँ पर TOO टू होता है उसको हटा करके वेरी या सो कर देते, तो हम लोग भी वही करेंगे। यहाँ पर हमने लिख दिया आई एम, अब वेरी जगह पर मैंने क्या कर दिया, यहाँ टू लगा दिया, टू पुअर, ठीक है। अब अगला जहाँ पर कैन नॉट लगा होता है, दैट कैन नॉट करके ना, वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, टू लगा देते हैं। तो टू बाई आईफोन। आपको कुछ ध्यान नहीं ज़्यादा देना है, बस उतना ध्यान देना है कि जब भी हम इन्फिनेटिव से बनाएंगे, भले सेंटेंस कितना लंबा हो, बस सीधे वर्ब उठाएंगे, वर्ब से पहले टू लगा देंगे। पहला सेंटेंस लिखने के बाद में अगला सेंटेंस जब लिखेंगे उससे हम वर्ब उठा करके आगे जोड़ देंगे और उससे पहले हमें टू लगाना पड़ेगा, ठीक है जी। चलो
आगे एक और एग्जांपल देखते हैं, उसके माध्यम से समझते हैं। ये आपको एडवर्ब टू वाला मैंने बता दिया, ये भी पेपर में आ सकता है। ठीक, मैंने लिखा यहाँ पर ही परचेज्ड रामायणा। ही परचेज्ड रामायणा, ठीक है। ही वांटेड टू रीड। अब इसे भी इन्फिनिटी से बनाना है तो हम क्या करेंगे, देखो मैंने लिख लिया ही परचेज्ड द रामायणा, लिख लो। दा भी लगा लो यार, बाद में कहोगे दा कहाँ नहीं लगाया, रामायणा, ठीक है। अब इतना हमने लिख लिया, पहला सेंटेंस उतार लिया। अब हमें जब इन्फिनिटी बनाना है तो हम क्या करेंगे, जहाँ पर भी टू लिखा होगा उसी के आगे वाला हिस्सा यहाँ पर ऐड कर देंगे बस। तो ये सब हम काट देंगे, ये कुछ नहीं करेंगे, लिख देंगे टू रीड, बस बन गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा बाय यूजिंग इन्फिनेटिव, ठीक है। अब हम आगे पढ़ेंगे बाय यूजिंग प्रेपोजिशन विद नाउन और जीरेंड, ठीक। जैसे हम यहाँ पर लिखेंगे, चलो इसको मिटा दें फटाफट। इतने तरीके से बना सकते हैं, वो सब तरीके जो है आपको बता देने। इसके बाद जो है केस इन अपोजिशन भी है, ठीक है, वो भी फ्रेज इन अपोजिशन, उसको भी मैंने नहीं लिखा था, याद आ गया, वो भी हम यहाँ पर भी आपको बताएंगे। तो पहले यहाँ पर देख लेते हैं बाय यूजिंग विद नाउन और जीरेंड। मतलब इसका समझो, अब हम क्या करेंगे, प्रेपोजिशन हम इसमें यूज़ करेंगे किसके साथ में, या तो नाउन के साथ में लगाएंगे या फिर हम किसके साथ में लगा देंगे, वो जीरेंड के साथ में लगाएंगे, ठीक है ना। क्या करेंगे, अब हम किसका यूज़ करेंगे, प्रेपोजिशन का करेंगे। प्रेपोजिशन में आप सभी लोग जान रहे हैं, जो भी प्रेपोजिशन होते हैं उन्हीं में से हम यूज़ करके क्या बनाएंगे, आपका नाउन के साथ में यूज़ करेंगे या फिर हम जीरेंड के साथ में यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ देखो, ही वर्कड हार्ड, ठीक है, यहाँ लिख देंगे ही फेल्ड। अब इसे में बनाना है प्रेपोजिशन से, तो आपको मैं यहाँ कुछ बता दे रहा हूँ, पहले वो नोट कर लो। देखो, इन स्पाइट ऑफ होता है, ये मेनली बार बार यूज होता है, इसका मतलब होता है के बावजूद। क्या होता है, के बावजूद होता है, तो ये कई बार यूज होता है। तो आपको इसमें सीधे समझ में ही आ रहा होगा, जब भी इन स्पाइट ऑफ लगेगा तो अभी आपको समझ में आएगा। इसके बाद जीरेंड आएगा, तो यहाँ देखते हैं कैसे। अब इसको हम लोग कैसे बना रहे हैं, प्रेपोजिशन के यूज़ करेंगे नाउन के साथ में या फिर हम जीरेंड के साथ में। तो यहाँ लिखा देखो, ही वर्कड हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया, फेल हो गया। कंपाउंड सेंटेंस बनाना होगा तो हम उसमें कंजक्शन लगाएंगे, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन एट लगा देंगे, ठीक है ना। लेकिन हमें बनाना है कैसे, सिंपल सेंटेंस बनाना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे इन स्पाइट ऑफ। अब ये क्या करेंगे, ये प्रेपोजिशन हो गया, ठीक है। और अब हम बनाएंगे इसको क्या, जीरेंड बनाएंगे। तो वर्क लिखा है, यहाँ पर लिख देंगे वर्किंग हार्ड। अब देखो, वर्किंग का मतलब करने, नाने ने आया, जो नाने ने आया तो क्या हो गया, ये क्या हो गया, जीरेंड हो गया, कॉमा लगाया, ही फेल्ड। अब यहां पर देखो, ये आपका क्या हो गया, प्रेपोजिशन हो गया, और ये आपका क्या हो गया, बात दिमाग में आई कि नहीं आई। कैसे पढ़ रहे हैं हम लोग, बाय यूजिंग प्रेपोजिशन विद नाउन और जीरेंड, या तो नाउन के साथ लगा देंगे या फिर जीरेंड के साथ लगा देंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, मैंने यहाँ पर प्रीपोजिशन यूज़ किया किसके साथ में, जीरेंड के साथ में, और आपका ये क्या बन गया, सिंपल सेंटेंस बन गया। बात दिमाग में आ रही है, चलो करो।
चलो अगला बनाते हैं। ये उतर गया वो, चलो यहाँ बनाते हैं। देखो he heard the news, his son died। ठीक है, he fainted। मान लो ये 2 से 3 आ सकते हैं। अब ये 3 को आपको जोड़ना है एक में। 2 या 2 से अधिक भी सेंटेंस हो सकते हैं, उसे आपको किस में करना पड़ेगा? सिंपल सेंटेंस बनाना है, उनको आपको ऐड करना है। तो इसका मतलब समझो, देखो उसने न्यूज़ सुनी किसकी, हिज सन डाइड और ही फेंटेड। तो इसे हम कैसे बनाएंगे? प्रेपोजिशन से बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे? दिमाग लगाओ। यहाँ लिख देंगे ऑन हेयरिंग, प्रेपोजिशन आ गया और ये क्या हो गया? जीरंड हो गया। ऑन हेयरिंग द न्यूज़ ऑफ हिज सन, ठीक है, कॉमा ही फेंटेड। ठीक है ना। अब यहाँ पर समझ लो ये भी ऑफ क्या है? प्रेपोजिशन है। ठीक है, और इसको किसके साथ ऐड कर दिया? नाउन के साथ में। ठीक है, नाउन के साथ में यहाँ प्रीपोजिशन ऐड है और यहाँ पर आप जो है प्रीपोजिशन किसके साथ में ऐड है? जीरंड के साथ में ऐड है। तो इस तरीके से भी हम लोग सिंपल सेंटेंस को बना सकते हैं। ठीक है, चलो भाई, बात दिमाग में आ रही है? कहने का मतलब प्रीपोजिशन भी लगा सकते हैं नाउन के साथ में, और या तो जीरंड के साथ में उससे भी बना सकते हैं, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट से बना सकते हैं, इन्फिनेटिव से बना सकते हैं, पार्टिसिपल तीनों हैं उनसे भी बना सकते हैं सिंपल सेंटेंस। कहने का मतलब जब आपके पेपर में आएगा आपको सिंपल सेंटेंस बनाना है, बस खत्म। अब आप कैसे बना रहे हैं ये आपके ऊपर डिपेंड है। जितने 5-6 नियम है वो आप किसी भी प्रकार से आप सेंटेंस बनाइए सिंपल में, और पेपर में यही होगा। जो भी 5-6 तरीके हैं उन्हीं में से कोई एक एग्जाम्पल दिया गया होगा, आपसे पूछा जाएगा कि इसमें जो है सिंपल सेंटेंस का एग्जाम्पल कौन सा है। तो अगर आपने सभी नियम पढ़े हैं तो आप आराम से पकड़ पाएंगे, डिफरेंस कर पाएंगे। चलिए अब हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्रेज इन अपोजिशन में। ठीक, यहां लिखेंगे बाय यूजिंग नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन। देखो अब ये अपोजिशन का मतलब होता है पास पास में। अब हम क्या करेंगे, हम लोग या तो नाउन को रखेंगे या फिर जो फ्रेज हैं, जैसे पेपर में नहीं फ्रेज आते हैं, हर्ट, रियल्म ऑफ हर्ट, इस तरीके से लेग ऑफ टेबल्स, ये जो फ्रेज होते हैं इसी तरीके से हम यूज़ करके एक सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। अब जैसे यहाँ पर देखो कैसे, जैसे मैंने लिखा बाबर डाइड इन 1526, ऐसा लिख दे रहा हूं मैं। ठीक है, यहाँ मैंने लिख दिया ही वॉज द फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर। अब ये बात आपको समझनी है। ऐसे जब इस प्रकार के सेंटेंस दे रखे हों तो आपको कहाँ ध्यान देना है, जब एक ही व्यक्ति की 2 पदवी या 2 से ज़्यादा पदवी बताई जा रही हों तो उसको हम फ्रेज के रूप में यूज़ कर सकते हैं कॉमा लगा करके। तो हम यहाँ जैसे लिखेंगे, जैसे यहाँ भी बाबर की बात कर रहे हैं, इसमें भी हम किसकी बात कर रहे हैं? बाबर की ही बात कर रहे हैं। तो एक ही आदमी के लिए 2-2 जो है हमने उसकी क्वालिटीज़ यहाँ पर बताई हैं, तो इनको क्या करेंगे हम फ्रेज के रूप में यूज़ कर देंगे। तो जैसे मैंने यहाँ लिख दिया, देखो बाबर कॉमा द फाउंडर ऑफ, भाई मुगल एम्पायर का फाउंडर कौन है? बाबर ही है। बाबर के बारे में बात हो रही तो हम लिख देंगे फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर कॉमा
अब लिखेंगे डाइड, डाइड इन 1526, बन गया। अब देखो फ्रेज के रूप में यूज़ किया, देखो बाबर लिखा है, इसके बाद द फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर, ये भी आपका क्या है, फ्रेज है। बात समझ में आई कि नहीं आई? चलो अगला देखते हैं। डेट वोट पे भैया ज़्यादा ध्यान मत देना, ठीक है, अपना सेंटेंस पे ध्यान दो बस। अब जैसे शेक्सपियर, was the greatest poet, ठीक है, he was the bard of Avon, ठीक है ना। शेक्सपियर के बारे में बात कर रहे हैं, इधर भी शेक्सपियर के बारे में बोला कि शेक्सपियर जो है मतलब बड़े बेहतरीन पोइट हैं और वो क्या है, बार्ड ऑफ एवन है। अब हम इसे सिंपल सेंटेंस को बनाने बोला गया, अगर हमें तरीका पता है तो इसे हम फ्रेज के रूप में यूज़ करेंगे। जब यह दो या दो से अधिक क्वालिटीज आदमी की बताई जा रही हैं तो उसको हम फ्रेज के रूप में यूज़ कर रहे हैं। जैसे देखो यहाँ क्या लिखेंगे, शेक्सपियर हो गया, कॉमा लगाएंगे। अब क्या रख सकते हैं, बना गुरु जी, बना लो, साइन है पढ़ रहा हूँ। हाँ बताओ क्या करेंगे, बस वहाँ लिखेंगे शेक्सपियर द बार्ड ऑफ एवन। अब क्या करेंगे, बस खत्म, वॉज द ग्रेटेस्ट पोएट। समझ में आई बात नहीं आई? तो इसे हम क्या कहेंगे, ये नाउन या फिर फ्रेज इन अपोजिशन के रूप में बना सकते हैं, ठीक है। जैसे अगला आपको बताना है, जैसे मैं यहाँ लिख दूँ, यहाँ पर जैसे मैंने लिख दिया शाह जहां, ठीक है, was the son of जहांगीर, ठीक है, he built चलो एक नहीं, he built ताजमहल। हालांकि हम सभी जानते हैं कि ताजमहल हमने नहीं बनाया लेकिन बनवाया है, ठीक है, बस आपको समझना है ताजमहल, ठीक है। अब हमने यहाँ बोला शाहजहां वॉज द सन ऑफ जहांगीर, दूसरा है ही बिल्ट ताजमहल, ठीक है। अब हम कैसे बनाएंगे, तो यहाँ लिखेंगे शाहजहां कॉमा, ठीक है, द सन ऑफ जहांगीर। क्या हुआ, हाँ जहांगीर, ठीक है, कर दो वेल्ट ताजमहल, ताजमहल, ताजमहल सही से लिख दें यार। बात समझ में आ गई होगी, आई होप इतनी चीज़ समझ में आई होगी, क्लियर। तो अभी हम लोगों ने क्या देखा, सिंपल सेंटेंस हम लोग बना सकते हैं बाय यूजिंग इन्फिनेटिव, बाय यूजिंग पार्टिसिपल, बाय यूजिंग प्रेपोजिशन विद नाउन और जीरेंड, बाय यूजिंग नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन, और एक देखा था बाय यूजिंग नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। इतने प्रकार से हम लोग जो है बना सकते हैं। अब हम लोग एक देखेंगे बाय यूजिंग एडवर्बियल फ्रेज, ठीक है। तो इसको हम लोग थोड़ा सा यहाँ डिलीट कर देंगे, मतलब एडवर्ब का यूज़ करके हम लोग बना सकते हैं, ठीक है।
इतने प्रकार से हम लोग क्या बना सकते हैं बाय यूजिंग एडवर्ब। एडवर्बियल फ्रेज अभी कैसे बनाएंगे एडवर्बियल फ्रेज, तो मैं आपको एक एग्जांपल बोल रहा हूँ, उसके हिसाब से आप समझेंगे। जैसे हमने लिखा ही इज अ बैड बॉय, ठीक है, दिस इज सर्टेन। अभी कहने का मतलब क्या है कि भाई इसको एडवर्ब में आपको कन्वर्ट कर देना है, जो वर्ड लिखा वो एडवर्ब में कन्वर्ट कर दो। अब करने के बाद में ऑटोमेटिकली बन जाएगा। तो हमने एक जो है वो ही इज़ अ बैड बॉय, बुरा लड़का है, दिस इज सर्टेन, ये निश्चित है। अब इसी सेंटेंस को हम लोग नाउन क्लास में भी बना सकते हैं। कैसे बताएंगे, देखो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ही इज़, अब ये जो सर्टेन लिखा है ना, इसे कन्वर्ट कर देंगे एडवर्ब में, दिस ही इज सर्टेनली आ बैड बॉय। लो बन गया सेंटेंस। अभी मैंने क्या किया, सर्टेन को क्या कर दिया, सर्टेनली कन्वर्ट कर दिया और आपका सेंटेंस तैयार हो गया, ठीक है। अब इसको मैं बनाना होता, मान लो कॉम्प्लेक्स में क्या करेंगे, यहाँ देख सकते हैं, देखो हम बना दे रहे हैं आपको, हालांकि आगे पढ़ाएंगे। ही इज अ बैड बॉय, कामा लगा के यहाँ पर लगे दैट ही इज अ बैड बॉय इज सर्टेन। ये ऐसे कर सकते हैं, दिस इज सर्टेन दैट ही इज अ बैड बॉय। अब यही बन गया क्या आपका कॉम्प्लेक्स बन गया, ठीक है ना। अगर आपको एक बार ये चीज़ समझ में आ गई तो फिर आप आसानी से